दिन से भारती शाम के समय भी जादुई पिज्जा का ठेला लगाने लगी। उसे दुगना मुनाफा होने लगा। कुछ दिनों में भारती के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। एक दिन वो कर्ज के सारे पैसे लेकर किशोरी लाल के कोठी पर चली गई। आओ आओ भारती, आज सुबह सुबह मेरी कोठी पर। लगता है शादी की बात करने आई हो। किशोरी लाल, मैं पागल नहीं हूँ जो मेरी रूपवती बेटी का हाथ उसके बाप की उम्र के आदमी के हाथ में दे दूं। बिल्कुल, तुम पर ही गई है तुम्हारी बेटी। कुछ दिन पहले वो भी यही कह रही थी, लेकिन शायद तुम दोनों को अभी तक समझ नहीं आया है कि रमेश ने ही मुझसे वादा किया है कि अगर उसने लिए हुए कर्जे को वो चुका नहीं पाया तो वो रूपा का हाथ मेरे हाथ में दे देगा, और तुम लोग तो मुझे पैसे वापस करने से रहे। तो तुम्हारे पास चारा ही क्या है? अपने सपनों से बाहर आओ किशोरी लाल। कहीं ये कांच का सपना टूट गया तो उस टूटी हुई कांच के टुकड़े आँखों में चुभ जाएंगे और आँखों से खून बहने लगेगा। ये लो, मैं पैसे लेकर आई हूँ, तुम्हारा सारा कर्जा सूद समेत लौटा रही हूँ। क्या? कैसे? वो भी इतने सारे पैसे आए कैसे तुम्हारे पास? ये ले तेरे पैसे, और आगे से मेरे दरवाजे पर आने की जरूरत मत करना। और हाँ, मेरी बेटी को आंख उठाकर भी मत देखना आज के बाद। भारती किशोरी लाल के कोठी से चली गई। किशोरी लाल अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने लगा। कुछ दिनों के बाद भारती को कॉलेज के कैंटीन में पिज्जा बनाने का काम मिल गया। उसने अब पिज्जा का ढाबा शुरू कर दिया था। दोपहर में भारती कॉलेज के कैंटीन में काम करती थी और शाम को रूपा के साथ मिलकर अपना पिज्जा ढाबा चलाती थी। एक दिन किशोरी लाल के कोठी पर, पापा आप ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, कुछ दिनों से शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया है। क्या? तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या, जितना भी पैसा बचा है उसे भी लगा देता हूँ। अगर 2 दिनों में शेयर्स ऊपर चले गए तो डूबे हुए सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर नहीं गए तो? शुभ शुभ बोल कर मुही, एक तो मैं पहले ही इतने टेंशन में हूँ और तू ऐसी बातें कर रही है। जा अब यहाँ से। 3 दिन बीत गए लेकिन शेयर मार्केट ऊपर नहीं आया। किशोरी लाल के बचे खुचे पैसे भी डूब गए। उसे अपनी कोठी भी बेचनी पड़ी। अब किशोरी लाल रास्ते पर आ गया था। किशोरी लाल को लॉस से इतना धक्का लगा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। घर की जिम्मेदारी अब शीतल पर आ गई। गांव में ही एक छोटे से टूटे फूटे घर में दोनों रहने लगे। 3 महीने के बाद, पापा ये लीजिए, दवाई पी लीजिए। बेटा, दवाई के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पापा मैं एक जगह करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं उसी में दवाई लेकर आई हूँ। और पापा मैंने इस घर का किराया भी दे दिया है और खाने के लिए राशन भी भर दिया है। अब आप सो जाइए, मुझे काम पर जाना है। ये सब उस भारती की वजह से हुआ है। जिस दिन से वो आकर मुझे खरी खोटी सुना कर गई, उसकी बेटी भी हाथ से चली गई। मैं छोड़ूंगा नहीं उस भारती को। पापा अब तो समझिए, इसमें भारती चाची की कोई गलती नहीं है। रूपा मेरी उम्र की है, उसके साथ शादी की बात करने के बारे में सोचते हुए आपको ही शर्म आनी चाहिए थी। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी ऐसे आदमी से हो? मुझे बहुत दया आ रही है उन पर। दया तो उन्होंने हम पर दिखाई है पापा। मैंने आज तक आपको बताया नहीं, लेकिन हमारा घर जो चल रहा है ना, वो उनकी वजह से है। मैं भारती चाची के ढाबे पर ही काम करती हूँ। क्या सच? हाँ पापा, आपने उनके साथ इतना बुरा किया, उनका घर ले लिया, फिर भी उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमें सहारा दिया है। किशोरी लाल शीतल की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने भारती को घर बुलाकर माफी मांगी। रूपा से बदतमीजी करने के लिए रूपा से भी माफी मांगी। शीतल भारती के साथ काम करते हुए पैसे कमाने लगी और धीरे धीरे उनकी भी जिंदगी सुधर गई।